Hi everyone. So all of you must be aware by now कि सेबी ग्रेड ए का नोटिफिकेशन दिसंबर में एक्सपेक्टेड है, जल्दी भी आ सकता है, बट दिसंबर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मतलब फेज़ वन आपका जैन में हो सकता है। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, दीज आर दी 4 मंथ्स विच वुड बी वेरी क्रूशियल फॉर योर सेबी ग्रेड ए ड्रीम्स। तो मैं इस वीडियो में आपको 4 मंथ्स का स्टडी प्लान बताने वाला हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एडुटैप के नवरात्रे ऑफर के बारे में बताना चाहता हूँ। नवरात्रा बहुत ऑस्पिशियस माने जाते हैं किसी भी नए काम को शुरू करने के लिए। तो एज अ सीरियस एस्पिरेंट आप माता का नाम लेकर अपनी तैयारी शुरू करेंगे तो शायद कहीं ना कहीं अच्छे रिजल्ट्स की पॉसिबिलिटी बने। वैसे तो मेहनत से ही बनेगी, है ना, ये नहीं है कि नवरात्रे हैं तो बस हमारा काम बन जाएगा। तो हम फेस्टिवल 75 कोड यूज़ करके 75% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। दिस इज़ वैलिड फ्रॉम 22 टू 25 ऑफ सितंबर। आरबीआई, इरडाई, सेबी, इफ्सका, नबार्ड और सारे कॉम्बो कोर्सेज पे। तो सेबी का स्टडी प्लान डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं। तो सेबी में फेज वन में 2 पेपर होते हैं। पेपर वन जिसमें आपका क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, करंट अफेयर्स आएगा। ये 60 मिनट का पेपर होता है जी, और 100 मार्क्स का होता है। 1 घंटे में 100 मार्क्स का होता है, जिसमें 80 क्वेश्चन आते हैं और हर क्वेश्चन 1.25 मार्क का होता है। इसमें सेक्शनल कट ऑफ 30% होती है। मैं सेक्शनल कट ऑफ का मतलब समझाऊंगा। और एक आपका फेज वन में पेपर टू होता है। जर्नल स्ट्रीम की बात करेंगे तो उसमें 6 सब्जेक्ट आते हैं। कमर्स एंड अकाउंट्स 1, मैनेजमेंट 2, फाइनेंस 3, कॉस्टिंग 4, कंपनीज एक्ट 5, इकोनॉमिक्स 6। ये 6 सब्जेक्ट आएंगे। ये पेपर आपका, ये पैटर्न मैंने गलत लिखा है, 90 मिनट्स का होगा जी। ठीक है, ये 90 मिनट्स का पैटर्न होगा आपका। नहीं, शायद फेज वन में 40 मिनट्स का ही है। 40 मिनट्स का आपका ये पेपर होगा जी। 100 मार्क्स का पेपर होगा। इसमें 50 क्वेश्चन आते हैं, हर क्वेश्चन 2 मार्क का होगा। तो 50 क्वेश्चन 2 मार्क्स इन 40 मिनट्स। इसका सेक्शनल कट ऑफ 40% है। तो पैटर्न क्लियर है। पेपर वन हो गया जी, जिसमें क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, करंट अफेयर्स आएंगे। पेपर टू हो गया। पेपर वन 60 मिनट्स का है, पेपर टू 40 मिनट्स का है, दोनों 100 मार्क्स के हैं। अब फेज वन को क्लियर करने का क्राइटेरिया बहुत ईजी है। There is no competition with anyone. All you need to do is get minimum 30% in paper 1, minimum 40% in paper 2, and overall 40%. Since the total marks are 200, 100 plus 100, 200 आपके मार्क्स हैं, इसका 40% कितना हो गया? 80 मार्क्स। तो दोनों पेपर्स में मिला के यू शुड स्कोर 80 एंड मिनिमम 30 इन पेपर 1 एंड 40 इन पेपर 2. दिस इज द क्राइटेरिया. If you achieve this number along with the cutoffs of 30% and 40% here, you will clear phase 1. You will appear in phase 2 irrespective of कि आपका phase 1 में क्या रैंक है। आपका किसी के साथ कंपटीशन नहीं है, बस आपको ये मार्क्स लाने हैं। जो भी ये मार्क्स लाएंगे, everyone would appear in phase 2. ठीक है, तो प्योर क्वालिफाइंग है। इसके मार्क्स फेज 2 में नहीं जुड़ेंगे। और क्वालिफाइंग भी ऐसा है कि देर इज नो मेरिट लिस्ट। आपको बस अपने नंबर लाने हैं और आप फेज 1 क्लियर कर जाओगे। फेज 2 का जो पैटर्न है उसमें 2 सब्जेक्ट्स आते हैं जी। ठीक है, उसमें 2 सब्जेक्ट्स आते हैं। पेपर 1 इंग्लिश का होता है, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट 60 मिनट्स का होता है, 100 मार्क्स का। पेपर 2 रिपीट होता है। फेज 1 में जो पेपर 2 था, सेम पेपर 2 फेज 2 में आएगा। सेम पेपर 2, वही 6 सब्जेक्ट्स, कमर्स एंड अकाउंट्स, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, कंपनीज एक्ट, इकोनॉमिक्स। सिलेबस भी सेम है। फर्क क्या है? फर्क ये है कि थोड़े से क्वेश्चंस का लेवल हाई हो जाता है, न्यूमेरिकल्स थोड़े से बढ़ जाते हैं। ये 90 मिनट्स का पेपर है। फेज 1 में 40 मिनट्स का था, यहाँ पे 90 मिनट्स का है और 100 मार्क्स है। यहाँ पे आपको 100 क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। 100 मार्क्स का पेपर होगा और 90 मिनट्स दिए जाएंगे। ठीक है, अब फेज 2 में भी इन्होंने सेक्शनल कट ऑफ बोली है जी, 30% एंड 40% एंड ओवरऑल 50%। दिस इज द मिनिमम मार्क्स यू शुड ऑब्टेन। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी ये मार्क्स लाएगा वो इंटरव्यू के लिए कॉल ले लेगा, नहीं। फेज 1 में ऐसा था, जो भी ये मार्क्स लाएगा वो फेज 2 में अपियर होगा। यहां पे ये सिर्फ एक क्राइटेरिया है। इसके बाद मेरिट लिस्ट अलग से बनेगी कि जिनके नंबर ये क्राइटेरिया मीट नहीं करते हैं वो तो मेरिट लिस्ट में आ ही नहीं सकते। जिनके नंबर ये क्राइटेरिया मीट करते हैं उनकी एक मेरिट लिस्ट बनेगी। ठीक है, और टॉप के कुछ कैंडिडेट्स, यूजली नंबर ऑफ सीट्स इनटू 3, जितने भी सीट्स हैं इनटू 3
कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो मेरिट लिस्ट में जो टॉप 3 होंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अब दोनों पेपर हैं 100 मार्क्स के, बट रियलिटी में इंग्लिश का वेटेज 1/3 है और इसका वेटेज 2/3 है। ठीक है, तो मतलब अगर मैं दोनों का वेटेज 100 में से निकालूं, इसका 33 बन जाएगा, इसका 66 बन जाएगा। तो इंग्लिश का कम वेटेज है, बट इंग्लिश स्टिल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, ये मैं बता ही चुका हूं, 3 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसीज। तो ये पैटर्न है। अब सेबी में टारगेट स्कोर क्या होगा? फेज 1 में तो देखिए टारगेट स्कोर बिल्कुल इजी है, मैंने बता ही दिया है कि ये कट ऑफ है। पेपर 1 में मिनिमम 30%, पेपर 2 में मिनिमम 40% एंड ओवरऑल 40%। ठीक है, तो यहां पे ज्यादा फाइट नहीं है। आप 80 नंबर्स ले आएंगे, इसमें 30 ले आएंगे, इसमें 40 ले आएंगे, आपका फेज 1 क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, लेकिन अब जो ये वाला पेपर है पेपर 2, ये तो फेज 2 में भी आएगा। तो यहां पे हमें अच्छी तैयारी करनी है, सिर्फ 40 मार्क्स का पॉइंट नहीं है, हमें अच्छी तैयारी करनी है ताकि हम पेपर 2 में अच्छे मार्क्स ला सकें। तो यहां पे तो हमें तैयारी बहुत अच्छी करनी है। यहां पे जो पेपर 1 है ये फेज 2 में नहीं आएगा। फेज 1 में आपके 30 मार्क्स आ गए, अब इसका मेरिट लिस्ट में कोई रोल नहीं है, ये सिलेबस दोबारा फेज 2 में नहीं आएगा। तो इसकी तैयारी आप सो करो, कि बहुत अच्छी नहीं करनी है, सो का मतलब है। तो इसको बस इतना करो कि पास हो जाओ पेपर 1 में, ज्यादा फोकस पेपर 2 पे करना है। ठीक है, फेज 1 पे हालांकि कट ऑफ 40% है पेपर 2 की, ओवरऑल 80 मार्क्स लाने हैं, बट पेपर 2 पे ज्यादा फोकस करो। फेज 2 की जो कट ऑफ है, फेज 2 में तो मेरिट बनती है, जितनी भी सीट्स होंगी इनटू 3 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। तो अगर मैं फेज 2 की कट ऑफ्स की बात करूं, 2021 में कट ऑफ गई थी 69, 2022 में 64 और 2024 में 69। अब ये कट ऑफ कैसे कैलकुलेट की जा रही है? 200 मार्क्स का पेपर तो यही हो गया, 100 + 100। तो क्या ये 200 में से है? नहीं, होता क्या है कि जो आपका फेज 2 है 200 मार्क्स का, इसके मार्क्स 85 में से निकाले जाते हैं। 200 में से आपके जो भी मार्क्स आए उसको 85 में से निकाला जाएगा, फिर इंटरव्यू के 15 मार्क्स ऐड किए जाएंगे और टोटल मेरिट आपकी 100 में से निकाली जाएगी। तो जो ये स्कोर है 69, 64, 70, ये 100 में से है। तो मोटा मोटा 100 में से आप लेके चलो, आपको 70 चाहिए, मतलब 70% मार्क्स चाहिए। तो टारगेट स्कोर अगर मैं फेज 2 की बात करूं, पेपर 2 100 मार्क्स का है, 70 ले आओ। पेपर 1 भी 100 मार्क्स का है, उसमें भी 70 ले आओ। इंटरव्यू 15 मार्क्स का है, उसमें इसका 70% 10 मार्क्स ले आओ। तो इस तरह से अगर आप 70% मार्क्स टारगेट करोगे आउट ऑफ द टोटल मार्क्स, जब मार्क्स को एडजस्ट किया जाएगा, फाइनल मार्क्स निकाले जाएंगे, तो आपके टोटल अपने आप 70 बन जाएगी, अगर आप हर जगह 70% मार्क्स टारगेट करेंगे। आई होप ये क्लियर है। अब 3 मंथ्स टाइम टेबल क्या हो सकता है? इतना तो क्लियर है कि जो पेपर 1 है फेज 1 का, उस पर मुझे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ उसमें 30 नंबर लाने हैं। मेन फाइट है पेपर 2 की, जो फेज 1 और फेज 2 में कॉमन है, और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की। इसका वेटेज 1/3 है फेज 2 में, इसका वेटेज 2/3 है फेज 2 में, बट डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश इज स्टिल अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ योर प्रिपरेशन। तो मैं मेजरली जो टाइम टेबल डिस्कस करूंगा वो पेपर 2 और पेपर 1 फेज 2 के पर्सपेक्टिव से करूंगा। ये चीज तो आप आराम से कर ही लोगे यार, एंड में जाके भी कर लोगे। तो ये एक टाइम टेबल है। आप देखो इस पूरे टाइम टेबल को मैंने ब्लॉक्स में डिवाइड किया है, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3 एंड ब्लॉक 4। हर ब्लॉक में सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं, मैनेजमेंट, कॉस्टिंग, फाइनेंस, कंपनी लॉ, ऐसे करके 2-2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं और कंटिन्यूअस रिवीजन करनी है। हर ब्लॉक में पुराने ब्लॉक की रिवीजन करनी है और सेक्शनल टेस्ट या मॉक टेस्ट पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। तो फर्स्ट 30 डेज में हम मैनेजमेंट और कॉस्टिंग करेंगे, नेक्स्ट 30 डेज में हम फाइनेंस और कंपनी लॉ करेंगे, नेक्स्ट 35 डेज में हम अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स, और बाद में जो 1-1.5 महीना बचेगा उसमें हम फेज 1 कर लेंगे और अपने पेपर 1 कर लेंगे, ये वाला पार्ट, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, और जो पेपर 2 के सब्जेक्ट्स हैं उनकी हम रिवीजन कर लेंगे। ये सारे सब्जेक्ट्स, मैनेजमेंट, कॉस्टिंग, फाइनेंस, कंपनी लॉ, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स,
कि बिल्कुल फीजिबल है, और मैं नहीं एज्यूम कर रहा हूं कि आप 10 घंटे पढ़ोगे। अगर आप 4 to 5 आवर्स डेली पढ़ लो अगले 4 महीनों के लिए, आई थिंक दिस इज प्रिटी फीजिबल। तो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द मैनेजमेंट पार्ट फर्स्ट। अब मैनेजमेंट का अगर आप सिलेबस देखोगे, ये गिना चुना सिलेबस है। ये एक टॉपिक है मैनेजमेंट, लीडरशिप, एचआरडी, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, कुल मिला के 5 टॉपिक्स हैं। क्या इसके बाहर भी जो ऑफिशियल सिलेबस है उसके बाहर भी कुछ आ सकता है? देखिए, ऐसा करके ऑफिशियल सिलेबस के बाहर तो ज्यादा नहीं आएगा, बट वन थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट दिस सिलेबस दैट इज गिवन हियर इज जस्ट इंडिकेटिव। आपको थोड़ा उसको एक्सपैंड करके पढ़ना होगा। जैसे कि एचआरडी की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ दिया हुआ है कॉन्सेप्ट ऑफ एचआरडी एंड गोल्स ऑफ एचआरडी। अब ये तो आप कोई भी बुक खोलेंगे, 1-2 पेज में दोनों टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, बट आपको पूरा एचआरडी पढ़ना है, जिसमें रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, करियर प्लानिंग, अप्रेजल्स, काउंसलिंग सारा आ जाएगा। मतलब किसी टॉपिक का नाम अगर आ गया उसमें से फिर ऐसा नहीं है कि वर्ड बाय वर्ड जो लिखा है बस वही पढ़ना है, वो टॉपिक बिल्कुल एंड टू एंड पढ़ना है। अब मोटिवेशन है, यहाँ पे थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन आ गया, तो जितनी थ्योरीज हैं सारी पढ़ के जानी है। रिस्क नहीं लेना है कि ये छोड़ देता हूं वो कर लेता हूं, दैट्स नॉट द राइट अप्रोच। ये देखिए, ये एचआरडी से क्वेश्चन आया हुआ है करियर पाथ मैनेजमेंट पे। तो यहाँ पे सिलेबस में कहीं करियर पाथ मैनेजमेंट तो दिया नहीं हुआ, बट क्वेश्चन आया है, इसीलिए मैंने बोला कि सारे टॉपिक्स पढ़ो, सारे टॉपिक्स पढ़ो जो उस मेन टॉपिक से रिलेटेड है। अब मैनेजमेंट को प्रिपेयर कैसे करना है? देखिए, सबसे पहले तो मैनेजमेंट सबसे इजी पोर्शन है, मोस्ट स्कोरिंग है, अनलेस एंड अनटिल क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लेक्स आ जाए। आप देखिए, क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट आए हैं। हु प्रोपॉइंटेड थ्योरी जेड इन मैनेजमेंट, बस नाम देना है, ठीक है। वी रूम की थ्योरी के अकॉर्डिंग मोटिवेशनल फोर्स का क्या फॉर्मूला है? बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा डायरेक्ट है। रीड वेरी थॉरली, दे कैन आस्क यू वेरी ट्रिवियल क्वेश्चन। ये बड़ा ट्रिवियल क्वेश्चन है, कई बार हम थ्योरी जेड समझ लेते हैं बट वो दी किसने है वो याद नहीं रखते हैं। तो बहुत छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना है। ट्रिवियल इंफॉर्मेशन भी एग्जाम में पूछी जाती है, एंड फोकस ऑन कीवर्ड्स। अब जैसे ये मैस्लो थ्योरी है, इसमें एक कंपोनेंट है फिजियोलॉजिकल नीड। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट लेवल नीड। ऑप्शंस में दे दिया जाता है फिजियोलॉजिकल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल। शायद कई बार हम एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं रख पाते हैं, हालांकि हमें मीनिंग जरूर याद होता है। तो कीवर्ड्स पे खास फोकस रखना है, ट्रिवियल इंफॉर्मेशन को याद रखना है, और मैनेजमेंट को बार बार रिवाइज करना है, बार बार रिवाइज करना है, ठीक है। सो सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। सिलेबस में मेन टॉपिक को अच्छे से पढ़ो, जस्ट डोंट गेट इनटू के ये वर्ड लिखा है ये वर्ड नहीं लिखा है, और बार बार रिवाइज करो, बहुत सारे क्वेश्चंस करो, मैनेजमेंट बहुत अच्छे से हो जाएगा। ये 2 बुक्स हैं मैनेजमेंट की, जो लीडरशिप है, लीडरशिप, मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन, यहां से पढ़ सकते हो। एचआरडी आप इस किताब से पढ़ सकते हो। दोनों किताब एलएम प्रसाद की बुक है, अमेजॉन पे मिल जाएंगी, रिसेंट एडिशन ले लेना। नेक्स्ट, अब कॉस्टिंग कैसे प्रिपेयर करेंगे? देखो, कॉस्टिंग बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, थोड़ा सा टेक्निकल जरूर है, बहुत इजी सब्जेक्ट है। कॉस्टिंग का ये एक ऑफिशियल सिलेबस है जो आपके नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। क्या इसके बाहर भी कुछ पूछा जा सकता है? एनीथिंग आउटसाइड द सिलेबस? तो कुछ टॉपिक्स हैं जो सिलेबस में गिवन नहीं है, बट वो आपको करने होंगे, या तो उनसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं या वो आपका बेस बनाने में हेल्प करेंगे। जैसे मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट, एक्टिविटी कॉस्टिंग, जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट कॉस्टिंग। ये 4-5 टॉपिक सिलेबस में नहीं है, बट इनसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पे 2024 में सेबी ने क्वेश्चन पूछा था, तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मैंने यहां लिखा है, बट सिलेबस में आपको नहीं देखने को मिलेगा। अब इसको किया कैसे जाए? तो मैंने यहां से टॉपिक्स यहां मैप किए हैं। जो आपका फर्स्ट टॉपिक है, ठीक है, आसान है, इसमें वेरियस टाइप्स ऑफ कॉस्ट हैं, उनको अच्छे से कर लेना, और इसमें से एक कॉस्ट शीट के न्यूमेरिकल भी पूछे जा सकते हैं। ये चैप्टर सिलेबस में नहीं है जैसा मैंने बताया, बट ये आपका बेस सेट करेंगे तो इनको जरूर कर लेना। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग भी सिलेबस में नहीं है, लो प्रायोरिटी पे लेना, कर सके तो कर लेना। ये बीच में रिवीजन मैंने इसलिए लिखी है कि 3-3 चैप्टर, 2-2 चैप्टर, 4-4 चैप्टर जैसे करते जाओगे, रिवीजन डेज रख लेना ताकि चीजें भूलो मत। फिर मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग शुरू हो जाता है, जिसमें सिंगल यूनिट आउटपुट कॉस्टिंग आ गया, जॉब कॉस्टिंग एंड बैच कॉस्टिंग आ गया, आपका कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग आ गया। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के बाद
प्रोसेस कॉस्टिंग आ गया। ठीक है, जो आपका प्रोसेस कॉस्टिंग है ये थोड़ा सा टफ है और ये न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट है, यहां से न्यूमेरिकल आते हैं, मैं बताऊंगा किस तरह के न्यूमेरिकल आते हैं। फिर जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट कॉस्टिंग, ये सिलेबस में नहीं है तो इसको थोड़ा सा लो प्रायोरिटी पे ले सकते हो। कॉस्टिंग ऑफ सर्विस सेक्टर, ये सर्विस कॉस्टिंग आ गया। फिर ये 3 चैप्टर हो गए आपके, स्टैंडर्ड, मार्जिनल, बजटरी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्जिनल और स्टैंडर्ड से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में आते हैं। लीन सिस्टम एंड इनोवेशन सबसे इजी यूनिट है, सबसे इजी यूनिट है लीन सिस्टम एंड इनोवेशन, ये बहुत अच्छे से कर लेना। इनफैक्ट लीन सिस्टम एंड इनोवेशन आप जरूर करके जाना अगर आप पहले 3 यूनिट्स नहीं भी करते हो तो। कई बार पहले 3 यूनिट्स टेक्निकल होने के कारण हम छोड़ देते हैं, बट लीन सिस्टम एंड इनोवेशन आप डायरेक्टली पढ़ सकते हो विदाउट इवन कवरिंग दी फर्स्ट 3 यूनिट्स। ठीक है, और कॉस्टिंग में न्यूमेरिकल्स बहुत लेंदी में मिलेंगे, बट उनको छोड़ दो, लेंदी न्यूमेरिकल्स एग्जाम में नहीं आते हैं, बेसिक न्यूमेरिकल्स आते हैं। ये देखो, बहुत ही बेसिक न्यूमेरिकल आए हुए हैं एग्जाम में, आप अगर पढ़ोगे तो इनको आसानी से कर लोगे। और डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं कि टीपीएम की इफेक्टिवनेस कैसे मेजर करते हैं ओईई से। थोड़े से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, बट बहुत मुश्किल नहीं है। कि कैंटीन एक्सपेंस फॉर फैक्ट्री वर्कर्स कैसे क्लासिफाई होता है। एक तो ये ओवरहेड होता है, और ओवरहेड कहाँ होता है, सेलिंग ओवरहेड होता है, हेड ऑफिस ओवरहेड होता है, प्रोडक्शन ओवरहेड होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, इसका आंसर प्रोडक्शन ओवरहेड है। थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड है, तो ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स आएंगे सिंपल होंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे सिंपल होंगे, और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन थोड़े से कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, बट मुश्किल कतई नहीं होंगे। ठीक है, ये देखो, ये न्यूमेरिकल बहुत ही ईजी है। मैं पहला न्यूमेरिकल मतलब बहुत आसान है कि 300 यूनिट्स इनपुट है, नॉर्मल लॉस 30% है। तो अगर मैं नॉर्मल लॉस 30% एक्सपेक्ट कर रहा हूं तो मेरा आउटपुट कितना होगा, 300 के ऊपर 30% 90 चला गया, मतलब 210 मेरा आउटपुट होगा। वो बोल रहा है कि यूनिट्स बने 190, 210 की बजाय यूनिट्स बने 190, मेरा क्या होगा, मेरा लॉस हो गया। लॉस कितना हुआ, 20 यूनिट्स का। तो ये मेरा आंसर है। ऐसे मतलब सिंपल न्यूमेरिकल है, बहुत ही बेसिक न्यूमेरिकल है, तो कॉस्टिंग से डरना नहीं है। ठीक है, जो न्यूमेरिकल वाले चैप्टर्स हैं उस पर फोकस करना है। ठीक है, न्यूमेरिकल वाले चैप्टर कौन कौन से हैं, एक तो मेरा फर्स्ट चैप्टर हो गया ओवरव्यू ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये वाला। ठीक है, इसमें से कॉस्ट शीट के न्यूमेरिकल्स आते हैं। दूसरा मेरा मार्जिनल कॉस्टिंग हो गया, मार्जिनल कॉस्टिंग में पीवी रेशो पूछेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट पूछेंगे, सीवीपी एनालिसिस पूछेंगे, ये 3 चीज़ों पे न्यूमेरिकल कर जाना। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में मटेरियल एंड लेबर वेरिएंस पूछेंगे, मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस आज तक नहीं पूछी है, कर सकते हो तो कर लेना, बट ज़्यादा मुश्किल लगी तो छोड़ देना। प्रोसेस कॉस्टिंग में जैसा मैंने अभी दिखाया, एबनॉर्मल लॉस और गेन, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, ज़्यादा न्यूमेरिकल्स इन पे पूछे जाते हैं। और अगर न्यूमेरिकल का वेटेज देखें, फेज़ 1 में ज़्यादा नहीं आते हैं, फेज़ 2 में लास्ट ईयर 12 में से 6 क्वेश्चंस न्यूमेरिकल आए थे। तो न्यूमेरिकल आप छोड़ने की सोचोगे तो फेज़ 1 में तो पार कर जाओगे नहीं, या फेज़ 2 में नहीं होगी। हाई प्रायोरिटी चैप्टर्स की बात करें तो एक तो फर्स्ट चैप्टर है ओवरव्यू ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग एंड लीन सिस्टम एंड इनोवेशन। तो ये चारों न्यूमेरिकल वाले चैप्टर्स हैं। और फिफ्थ वन क्योंकि बहुत इजी है, ये तो आपको पहले दिन ही पढ़ लेना चाहिए, लीन सिस्टम एंड इनोवेशन। तो ये कॉस्टिंग की समरी है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, डरना मत, बस शुरू कर लेना। और ये कॉस्टिंग की बुक्स आप यूज़ कर सकते हो, एक एमएन अरोड़ा की बुक है कॉस्ट अकाउंटिंग की, अच्छी बुक है, और एक मोहम्मद हनीफ की बुक है। इस बुक में अच्छा ये है कि बहुत सारे एमसीक्यूज भी दिए हुए हैं हर चैप्टर के पीछे, बट कॉन्सेप्ट समझने के लिए एमएन अरोड़ा की बुक ज़्यादा अच्छी है। बाकी इन 30 डेज में थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश पे भी प्रैक्टिस कर लेना। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। आपने क्या करना है, आप सबसे पहले ना एसे, प्रेसी और कॉम्प्रिहेंशन की टेक्निकलिटी सीख लो कि ग्राउंड रूल्स क्या हैं, इनको कैसे करना है। फिर एडिटोरियल्स पढ़ना शुरू करो, फाइनेंशियल न्यूज़पेपर में से पढ़ लो, नॉन फाइनेंशियल न्यूज़पेपर में से पढ़ लो, जैसे हिंदू हो गया नॉन फाइनेंशियल, लाइव मिंट हो गया अपना फाइनेंशियल हो गया। और जो भी एडिटोरियल्स पढ़ रहे हो उनको अपने वर्ड्स में लिखना शुरू करो, टाइप करो रेदर, ठीक है, क्योंकि एग्जाम ऑनलाइन है। और नोटपैड में करो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मत करो, बिकॉज इट विल ऑटो करेक्ट योर एरर्स एंड यू विल नेवर कम टू नो व्हाट आर द एरर्स यू आर डूइंग। और इसको थोड़ा गैप के बाद करो, 2-3 दिन जब एडिटोरियल पढ़ लोगे उसके बाद लिखना, सेम डे मत लिखना।
ठीक है, और जो भी आप लिखो उसको grammarly.com पे जाके पेस्ट कर दो. इट विल शो यू ऑल योर एरर्स, पंचुएशन एरर्स, स्पेलिंग एरर्स, ग्रामेटिकल एरर्स. और चैट जीपीटी से भी आप रिव्यू ले सकते हो कि इसको और बेटर कैसे लिखा जा सकता था. लेकिन सबसे पहले कुछ अच्छे वीडियोस देख लेना कि एसे, प्रेसी और कॉम्प्रिहेंशन कैसे करना है. फिर एडिटोरियल्स के बेस पर एसे लिख लो या उन्हीं एडिटोरियल्स को प्रेसी की फॉर्म में लिख लो. कॉम्प्रिहेंशन के लिए कोई भी स्टैंडर्ड बुक आप यूज कर सकते हो. अब नेक्स्ट 30 डेज के शेड्यूल में क्या करना है? एक तो रिवीजन करनी है. जो मैंने ये 2 सब्जेक्ट पढ़े इनकी मैं रिवीजन करूंगा, ये मुझे छोड़नी नहीं है. और मुझे फाइनेंस करना है. फाइनेंस कैसे करना है? देखो, फाइनेंस में ये सिलेबस है ऑफिशियली जो आपका नोटिफिकेशन में है, कि इसके बाहर भी कुछ करना है. देखिए, कुछ टॉपिक्स हैं जैसे टाइम वैल्यू ऑफ मनी. मैं दिखाता हूँ, पिछले साल ये रूल ऑफ 72 पूछा गया एग्जाम में. ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी का ही क्वेश्चन है. ऑप्शंस आपके सिलेबस में नहीं है, डेरिवेटिव्स है बट ऑप्शंस नहीं है, तो ऑप्शंस करने हैं. म्यूचुअल फंड्स पढ़ने हैं और रिस्क मैनेजमेंट. ये 3-4 चैप्टर्स आप जरूर पढ़ लेना, इनमें से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. अब फाइनेंस में देखिए, ये कुछ मैंने टॉपिक्स रेड मार्क किए हैं. फाइनेंशियल इंक्लूजन, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी और ये वाले पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, ये नहीं पढ़ने हैं. सेकेंड यूनिट है जो फाइनेंशियल मार्केट्स वाला, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. यहां से 5-6 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए थे लास्ट ईयर, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है. इसमें हम मनी मार्केट भी पढ़ते हैं, डेट मार्केट भी पढ़ते हैं, इक्विटी मार्केट भी पढ़ते हैं, फॉरेक्स मार्केट भी पढ़ते हैं. इन मार्केट्स में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे मनी मार्केट में टी बिल्स है, कैश मैनेजमेंट बिल्स है. इन इंस्ट्रूमेंट्स की क्या मिनिमम लिमिट है, क्या मैक्सिमम लिमिट है, मिनिमम मैक्सिमम ड्यूरेशन क्या है, इन चीज़ों पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. बाकी चैप्टर्स में से भी क्वेश्चंस आते हैं, डेरिवेटिव्स में से एक आधा क्वेश्चन आ गया. फिर कुछ रीसेंट डेवलपमेंट्स जो सेबी, इरडा, आरबीआई से रिलेटेड है, वहां से एक क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है, टैक्सेस, फाइनेंस कमीशन, फिस्कल पॉलिसी, एफआरबीएम, यहां से भी एक एक क्वेश्चन आ सकता है. तो सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं एक्सेप्ट दी रेड वंस, इनको आप अच्छे से कर लेना. फाइनेंस में ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आते नहीं है, आएगा भी तो मतलब ये बॉन्ड्स से कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स आ सकता है. वैसे आज तक फाइनेंस से कोई न्यूमेरिकल्स आए नहीं है. फाइनेंस की कोई स्टैंडर्ड बुक नहीं है मार्केट में, बट ये एक प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग है मैकमिलन एजुकेशन की. कुछ टॉपिक्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे बट सेम सीक्वेंस में नहीं है, बहुत आपको सेलेक्टिव होना पड़ेगा इस बुक में से कंटेंट को ढूंढने के लिए. बट ये कुछ टॉपिक्स हैं ई और एफ यूनिट के. टैक्सेस हो गया, फाइनेंस कमीशन हो गया, फिस्कल पॉलिसी हो गया, एफआरबीएम हो गया, इन्फ्लेशन हो गया. ये सारे टॉपिक्स आपको एक बुक आती है रमेश सिंह की, इंडियन इकोनॉमी की. बहुत सारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स पढ़ते हैं, इस बुक को आप पढ़ सकते हो ई और एफ यूनिट के लिए. कंपनी लॉ कैसे करने हैं जी? कंपनी लॉ भी बड़ा ही स्कोरिंग सेक्शन है, बड़ा ही इजी सेक्शन है. ये कंपनी लॉ बहुत बड़ा है बट उन्होंने स्पेसिफिक चैप्टर दे रखे हैं जी जो आपके पेपर में पूछे जाएंगे. ठीक है, ये स्पेसिफिक चैप्टर दे रखे हैं जो आपके सिलेबस में पूछे जाएंगे, आपको सिर्फ यही करने हैं. ठीक है, क्या सिलेबस से बाहर कुछ आएगा? वैसे जनरली आता नहीं है, बट अगर आपके पास बहुत ही ज़्यादा टाइम है तो एक चैप्टर 1 है कंपनीज एक्ट का और एक चैप्टर 9 है, वो यहाँ पे नहीं है. चैप्टर 1 और चैप्टर 9 यहाँ पे नहीं है. अगर बहुत ज़्यादा टाइम है आप इसको पढ़ लेना, बट ज़्यादा प्रायोरिटी इन्हीं चैप्टर्स को देना है. अब इसमें जो चैप्टर 3 और चैप्टर 4 हैं, ठीक है, शेयर कैपिटल और अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स पे, ये थोड़े से टेक्निकल हैं. जब आप इनको पढ़ोगे थोड़ी दिक्कत आएगी, लगेगा कंपनी लॉ बहुत मुश्किल है. बट चैप्टर 8 जो कि डिविडेंड पे है, चैप्टर 10 ऑडिटर्स पे है, चैप्टर 11 अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स पे है, चैप्टर 11 डायरेक्टर्स पे है, चैप्टर 12 मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे है. ठीक है, तो ये वाले चैप्टर आसान है. जब आप इनको पढ़ना शुरू करोगे ये चैप्टर आपको आसान लगेंगे. इसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं. कंपनी लॉ क्या है? बस फैक्चुअल सब्जेक्ट है, फैक्ट्स को याद करते रहो, आपका काम आसान हो जाएगा. तो पहले 2 चैप्टर्स में पेशेंस रखना, इनमें से भी पूछेंगे फैक्ट्स ही, बट बाकी चैप्टर तो आसान है, वो आराम से हो जाएंगे. टाइप ऑफ क्वेश्चन जैसे मैंने बोला फैक्ट बेस्ड आते हैं. 50% क्वेश्चंस आपके एग्जाम में फैक्ट बेस्ड आते हैं. मैं दिखाता हूँ. जैसे फैक्ट बेस्ड क्या होते हैं? नंबर्स पूछ लेंगे, 5 डेज, 7 डेज, 10 डेज. ठीक है, ईयर्स पूछ लिए. तो इस तरह के फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं. लास्ट ईयर फेज 1 में 5 आउट ऑफ 7 वर फैक्ट बेस्ड, फेज 2 में 9 आउट ऑफ 19 वर फैक्ट बेस्ड. तो सारे नंबर्स आपको याद रखने हैं.
डेज, ईयर्स, पेनल्टी अमाउंट्स, ये सब याद रखना है। फिर इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पूछ लेते हैं। डेफिनेशंस जैसे कंपनी लॉ में हर चीज डिफाइंड है, जैसे ये भी डिफाइंड होगा कि रिलेटिव कौन होता है, कि आपके मम्मी पापा, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, भाई भाभी, रिलेटिव की डेफिनेशन है। वही डेफिनेशन आपको याद करनी है, रिलेटिव की इंग्लिश वाली डेफिनेशन नहीं याद करनी है, ठीक है। और जैसे प्राइवेट कंपनी क्या होती है, पब्लिक कंपनी क्या होती है, तो ये सारी डेफिनेशंस जैसे जैसे आप कंपनी लॉ पढ़ते जाओगे आपको समझनी होंगी। फिर सेक्शन नंबर्स पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन नंबर्स होते हैं जहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पावर्स दी जाती हैं, तो वो सेक्शन नंबर्स आपको याद होने चाहिए। फिर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि किस एंटिटी को इस चीज को अप्रूव करने की अथॉरिटी है, हायरार्की में कौन पहले अप्रूव करता है, कौन बाद में अप्रूव करता है, जैसे ऑडिटर को कौन रिमूव कर सकता है, ठीक है। ये सारे अप्रूवल पे हैं। शेयर कैपिटल को रिड्यूस करने के लिए किसका अप्रूवल लगेगा। तो ये क्वेश्चंस लगते बड़े आसान है, बट ऐसी ऑप्शंस देख के ना आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि कहीं पर सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल अथॉरिटी होगी, कहीं पे शेयर होल्डर्स अप्रूवल अथॉरिटी होंगे, कहीं पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूवल अथॉरिटी होंगे। तो एग्जाम में याद नहीं रहता किस केस में कौन था, और बड़ा ही कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो इसको अच्छे से डिफ्रेंशिएट करना है कि किस केस में कौन अप्रूविंग अथॉरिटी है, प्रॉपर नोट्स बनाने पड़ेंगे। तो कंपनी लॉ के सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। चैप्टर 3 और चैप्टर 4 टेक्निकल है, पेशेंस से पढ़िएगा, फैक्ट्स को अच्छे से करो, क्वेश्चन सारे डायरेक्ट ही आएंगे, ठीक है। और डेफिनेशंस, इंपॉर्टेंट सेक्शन नंबर्स, फैक्ट्स एंड पावर टू अप्रूव और रिमूव, इन पे बहुत ज़्यादा फोकस रखना है। और कंपनीज एक्ट को करने का बेस्ट तरीका है कि आप कंपनी लॉ का जो बेयर एक्ट है एमसीए की वेबसाइट पे, वहाँ से इसको पढ़ें। यूट्यूब पे कुछ लेक्चर्स फ्री में अवेलेबल हैं, वो देख सकते हैं, ठीक है। बट इसकी कोई बुक वगैरह नहीं है मार्केट में, तो बेयर एक्ट से ही पढ़ें। फिर नेक्स्ट 35 डेज में आपको अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स करना है। अब हो सकता है कि पूरा इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स आप इन 35 डेज में ना कर पाओ, तो अकाउंट्स आधा कर लेना, आधा फेज 1 के बाद कर लेना। तो सबसे पहले देखते हैं इकोनॉमिक्स कैसे प्रिपेयर करना है। इकोनॉमिक्स का ये सिलेबस है जी, बेसिकली 2 यूनिट्स हैं, यूनिट ए और यूनिट बी। यूनिट ए में अगर मैं यहां से यहां तक देखूं, ये इजी पोर्शन है, और यूनिट 2 जो मेरा पूरा है ये इजी पोर्शन है। लेकिन जो ये सारा यहां से यहां तक, क्लासिकल से लेकर आईएसएलएम तक, ये वाला पोर्शन मेरा थोड़ा मुश्किल है। तो ये सिलेबस है मेरा। क्या इसके बाहर कुछ पूछा जाता है? जनरली नहीं पूछा जाता है, इतना कर लो यही बहुत है। अब इसमें जैसे मैंने बोला, ये इजी पोर्शन है, ये वाला यूनिट सारा इजी है। फर्स्ट यूनिट में यहां तक इजी है, इनफैक्ट इन्फ्लेशन, फिलिप्स कर्व, बिजनेस साइकिल्स, ये भी इजी है, ये सारा इजी है। मतलब ये मुश्किल क्या है, ये वाले क्लासिकल से लेकर आईएसएलएम तक, ये वाले चैप्टर्स मेरे मुश्किल हैं, टफ हैं। यहाँ पे बहुत पेशेंस रखनी होगी, काफ़ी पेशेंस रखनी होगी। इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट थोड़ा सा टेक्निकल है, करोगे तो लगेगा बहुत मुश्किल है, बट क्वेश्चंस इतने डेप्थ में नहीं आते हैं। तो कहीं कहीं भी पढ़ रहे हो जब, प्रीवियस पेपर्स को दिमाग में रख के पढ़ना कि क्वेश्चंस किस लेवल के आएंगे। जैसे यहाँ पे देखो क्वेश्चंस बहुत डायरेक्ट हैं यार। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी? प्राइस स्टेबिलिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स द सेज लॉ ऑफ मार्केट? ठीक है, तो बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द ट्रेड डेफिसिट? इंपोर्ट्स एक्सीडिंग एक्सपोर्ट्स। तो क्वेश्चन बेसिक्स पे है, सब्जेक्ट टेक्निकल है, पर आराम से कर सकते हो, ज्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ना है। प्रायोरिटी 1 इसको देना, फिर प्रायोरिटी 2 इसको, और प्रायोरिटी 3 इन टफ टॉपिक्स को। करना सारा है, बट एक ऑर्डर में करोगे थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता रहेगा कि काफी हो गया है। सो सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं जी। न्यूमेरिकल इकोनॉमिक्स में नहीं आते हैं, हाँ नेशनल अकाउंट, नेशनल इनकम जो है इस पे कुछ बेसिक फॉर्मूलाज हैं, शायद न्यूमेरिकल आ जाए, बट नहीं आते हैं। सब्जेक्ट टेक्निकल है, बट आराम से करना, ज़्यादा डेप्थ में मत पढ़ना। और मैंने बता दिया कौन सा पार्ट इजी है, जिसको अपने प्रायोरिटी 1 और 2 देनी है, और टफ पार्ट को प्रायोरिटी 3 देनी है। जो ये वाला पार्ट है आपका, ये आपका इस बुक से हो जाएगा, इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह, जो मैंने पहले भी बताई थी फाइनेंस के कुछ टॉपिक्स के लिए। बाकी जो ये वाला पार्ट है,
जनरली वो इससे हो जाएगा, ठीक है। मतलब दोनों बुक्स, ये एक HL आहूजा की बुक है प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, और एक इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह, इन 2 किताबों से आपका सारा सिलेबस हो जाना चाहिए। अकाउंट्स की बात करें तो अकाउंट्स काफ़ी लेंदी सब्जेक्ट है। पहले तो सिलेबस देखने में बड़ा छोटा है बट काफ़ी लेंदी सब्जेक्ट है। ये आपका सिलेबस दिया हुआ है नोटिफिकेशन में। इसके बाहर भी कुछ टॉपिक्स हैं जो सिलेबस में नहीं है। सबसे पहले तो थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से 1-2 क्वेश्चन हर साल आते हैं। ये सिलेबस में नहीं है बट ये हर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आते हैं। फिर यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस नहीं मेंशन है जी आपके सिलेबस में, जिस जहाँ पे हम डेबिट क्रेडिट जर्नल लेजर के बारे में सीखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी 2 क्वेश्चन आएंगे। ट्रायल बैलेंस और एरर्स नहीं मेंशन है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता ही आता है। तो जो ये 3 चैप्टर्स हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नॉट ओनली के क्वेश्चंस आएंगे बट ये आपका बेस बनाते हैं। अगर आपने ये 3 चैप्टर्स नहीं पढ़े तो आपको आगे का कभी कभी समझ नहीं आएगा, मैं गारंटी दे रहा हूं, बिल्कुल समझ नहीं आएगा। जो मैंने बोला जैसे कि ये थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग से आप देख सकते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जिसको हम बोलते हैं, ये ही होते हैं हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल, प्रूडेंस प्रिंसिपल, इनमें से क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो अब अकाउंटिंग को कैसे कवर करना है, ये तो मैंने कुछ चैप्टर बताए जो सिलेबस में नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चंस विल कम एंड दिस विल सेट द बेस, ठीक है जी। फिर बारी आती है आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एंड रेशियो एनालिसिस। आप इसी ऑर्डर में करना, ठीक है। पहले ये बेसिक चैप्टर्स कर लिए, फिर हमने इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट मतलब यूनिट C शुरू कर लिया। यहां से कुछ न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। कैश फ्लो एंड रेशियोज से भी न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। रेशियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल। फिर हम पढ़ेंगे जी अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, ये थोड़ा लेंदी और टफ है। फिर हम पढ़ेंगे बोनस और राइट्स शेयर की अकाउंटिंग। अगर अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल समझ ली तो बोनस और राइट्स की हो जाएगी। फिर हम पढ़ेंगे जी ईसॉप्स एंड बायबैक, ठीक है। बायबैक ठीक है, इजी है। ईसॉप्स थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो इसके सिर्फ बेसिक्स पढ़ लेना, ज्यादा डेप्थ में मत जाना। फिर हम पढ़ेंगे जी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो सबसे पहले तो बेसिक इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पता होनी चाहिए, हमारे कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है और हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को क्या नंबर दिया है। फिर हमारे सिलेबस में 5 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, इन्वेंट्री का, रेवेन्यू रिकॉग्निशन का, फॉरेन ट्रांजैक्शन का, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और इन्वेस्टमेंट का। इन्वेंट्री और पीपीई सबसे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन वैसे फॉरेन ट्रांजैक्शन से भी हर साल आता है। सिलेबस में आपको अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन दिया होगा, ये बेसिकली अकाउंटिंग फॉर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, पहले इसको अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन बोलते थे, ठीक है। फिर एंड में आप पढ़ेंगे फाइनल कंपनी अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जो आपका ये वाला पार्ट है, फंड फ्लो और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ये आप यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस ऑर्डर में चैप्टर्स को कर लेना। फर्स्ट 4-5 चैप्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चंस भी आएंगे, बेस भी बनेगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में इन्वेंट्री और पीपी पहले पढ़ लेना, ठीक है। रेशियो एनालिसिस और कैश फ्लो, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट से न्यूमेरिकल आ सकते हैं। ईसॉप्स के सिर्फ बेसिक्स पढ़ लेना। और इसमें से अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो बेसिक डेबिट क्रेडिट एंट्रीज पूछी जाती हैं, बायबैक पे, राइट्स पे, बोनस पे, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल पे या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, जैसे ये अकाउंटिंग एंट्री पूछी गई है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में क्या जाएगा। ये राइट्स इशू के केस में अकाउंटिंग एंट्री पूछी गई है, डेबिट क्रेडिट। तो इनको आप न्यूमेरिकल मान लीजिए या कॉन्सेप्ट बेस्ड डेबिट क्रेडिट मान लीजिए, इन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर न्यूमेरिकल भी एग्जाम में आएंगे, वो जनरली रेशियोज चैप्टर से आते हैं। ये दोनों न्यूमेरिकल आप देखिए रेशियोज चैप्टर से हैं, 2-3 न्यूमेरिकल आते हैं बट बहुत बेसिक हैं। और ये एक बहुत ही लॉजिकल सब्जेक्ट है, इसको थोड़ा पेशेंस से पढ़िएगा। अगर डेबिट क्रेडिट, जर्नल लेजर, ट्रायल बैलेंस समझ आ गया, पहले 5 चैप्टर समझ आ गए, तो आगे मक्खन की तरह चीजें होंगी, ठीक है। इसमें भी या तो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे कि डबल एंट्री सिस्टम होता है, फंड फ्लो स्टेटमेंट का मेन एप्लीकेशन क्या होता है, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल होता है, या एप्लीकेशन बेस्ड भी आ सकते हैं कि अगर बोनस इशू हो गया, ठीक है, तो शेयर होल्डर्स पे क्या इंपैक्ट होगा। अब ये थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड है। अ लो कैश कन्वर्जन साइकिल क्या इंप्लाई करता है, डेट सर्विस कवरेज रेशियो अगर बढ़ गई क्या इंडिकेट करता है, ये सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आएंगे लेकिन चीजों को समझ भी लेना और डेबिट क्रेडिट एंट्रीज को अच्छे से कर लेना। सोर्सेज क्या हो सकती हैं जी, एनसीईआरटी
क्लास का पार्ट 1, पार्ट 2 और क्लास 11 का पार्ट 1, पार्ट 2 और 12 का पार्ट 2। ठीक है, उससे आपका ये सी यूनिट हो जाएगा, ए यूनिट हो जाएगा, और डी में ये हो जाएगा अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। ठीक है जी। फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वाला जो बी यूनिट है उसके लिए डीएस रावत की बुक मैं रिकमेंड करूंगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की। जो आपका ये वाला मॉड्यूल है, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनल कंपनी अकाउंट्स, ईसॉप एंड बायबैक, बोनस एंड राइट्स, इसके लिए इंटरमीडिएट आईसीआई मॉड्यूल में जाएंगे ना, स्टडी मटेरियल है वहाँ पे इंटरमीडिएट, इसके अंदर जाके आपको ये चैप्टर्स मिल जाएंगे, यहाँ से आप पढ़ लीजिएगा, ये आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे। बाकी रिवीजन तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि पिछले ब्लॉक की रिवीजन अगले ब्लॉक में ज़रूर करना, और लास्ट 35 डेज में हम थोड़ा फेज़ 1 पेपर 1 पे फोकस करेंगे। ठीक है, मैंने पहले ही बताया था इसको ज़्यादा टाइम नहीं देना है, सिर्फ 30 मार्क्स का जुगाड़ बनाना है यहाँ पे। क्वांट रीजनिंग इंग्लिश में जो भी एक जर्नल आप पढ़ते आए हैं उसको आप पढ़ते रहिए, बेसिक ही आता है, और एग्जाम्स के लिए भी जो आपने पढ़ा है वही आएगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं आता है। करंट अफेयर्स में फाइनेंस के करंट अफेयर्स, खास करके सेबी, पीएफआरडी, एरिडाई की न्यूज़ 8 से 10 क्वेश्चन। ठीक है, और जनरल जीए, अवार्ड्स, बुक्स एंड ऑथर्स, फर्स्ट इन न्यूज़, स्पोर्ट्स, 6 से 8 क्वेश्चन इसके आएंगे। तो आई थिंक अगर आप हर सेक्शन में 5-5, 6-6 क्वेश्चन कराएंगे तो आपके 9 नंबर आ जाएंगे, विच विल बी 36, विच विल बी अ गुड सेफ स्कोर। तो इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, इस पे फोकस करना है, और इसको निगलेक्ट नहीं करना है, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश को। ठीक है जी, तो ये सारा प्लान है। अब सेबी के लिए जो हमारे पास कोर्सेज हैं, आप यहाँ पे जाएंगे सेबी ग्रेड ए कोर्सेज पे, तो हमारे पास काफ़ी कोर्सेज हैं। मेन हमारा गोल्ड कोर्स है जो कि कंप्लीट कोर्स है फेज़ 1 2 और इंटरव्यू के लिए। सिल्वर कोर्स है जो फेज़ 2 और इंटरव्यू के लिए है। ठीक है, सिल्वर कोर्स में आपको पेपर 1 नहीं मिलेगा फेज़ 1 का। ठीक है जी, और हमारे पास कॉम्बो भी है, क्योंकि अभी इरडाई आ रहा है, नबार्ड आ रहा है, इफ्स का चल रहा है, तो आप सीबी के साथ कुछ कॉम्बो कोर्सेज लेना चाहते हैं तो आप कॉम्बो कोर्सेज भी अवेल कर सकते हैं। और जैसा मैंने बताया अभी 75% ऑफ चल रहा है। कूपन कोड इज़ festival75 एंड दिस इज़ वैलिड टिल 25th of September। तो टेक योर लीव, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।